जय हिंद दोस्तों। जो हम लोग का खान सर का हिस्ट्री बुक था उसका एक सेक्शन बाकी था, विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी था। तो आज इसको हम लोग कवर करते हैं लोग। तो इसमें पहला टॉपिक है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि सभ्यताओं के बारे में देखना है। तो पहली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। पहली सभ्यता का नाम क्या है? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके प्रारंभ कब हुआ था? तो 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता कैसी थी? तो मिस्र की सभ्यता अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व को अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ। सामाजिक जीवन में जो सदाचार का महत्व प्रसारित हुआ इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ था। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक नियमों का निर्धारण भी किया था। किन्होंने? मिस्र के लोगों ने। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि या सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। जो मिस्र का राजा होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे फराओ कहा जाता था और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि और सूर्य देवता का पुत्र भी माना जाता था। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक के मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसेफ के वजीर अमहोटेप को जाता है। किसको जाता है? अमहोटेप को जाता है। मिस्र वासियों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था, इसलिए मृतकों के शव को सुरक्षित रखने के लिए शव पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता था। ऐसे मृतक शरीर को क्या कहा जाता था? तो मम्मी कहा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं हुआ था और यहीं से अन्यत्र प्रचलित हुआ था। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग मिस्र में ही हुआ था और इसके बाद दूसरे जगह यह शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते थे। रेखागणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं तैयार हुआ था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कैलेंडर सर्वप्रथम कहाँ तैयार हुआ था? तो मिस्र में। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं हुआ। अमहोटेप चतुर्थ 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। ये मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक कौन था? तो अमहोटेप चतुर्थ था। उसे अखनाटन के नाम से भी जाना जाता है। अखनाटन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमहोटेप को। उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद है कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा। मिस्र की सभ्यता के समकक्ष तथा समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच भूमि होता है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो नदियों के बीच की भूमि होता है। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह किन दो नदियों के क्षेत्र में यानी कि किन दो नदियों के बीच में पनपी थी? तो दजला और फरात नदी। प्राचीन काल में दजला एवं फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। प्राचीन काल में दजला एवं फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? तो सुमेर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ। सुमेर के उत्तर पूर्व भाग को बेबीलोन कहा जाता था तथा नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असीरिया था। नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम क्या था? तो असीरिया था। सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते थे। ये जो तीनों हैं सुमेर, बेबीलोन और असीरिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाए? तो मेसोपोटामिया कहलाएं। उसके बाद है सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरियनों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की। प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था। प्रत्येक के नगर राज्य का एक राजा होता था जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। धर्म एवं मंदिरों के विशिष्ट स्थल थे। यहाँ पे धर्म एवं मंदिरों के विशिष्ट स्थल थे। देव मंदिरों के जिगुरत कहा जाता था। देव मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो जिगुरत कहा जाता था। राजा ही मंदिर का बड़ा पुरोहित होता था।
की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। सुमेरियनों का महत्वपूर्ण देन क्या है? लेखन कला है। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सुमेरियन सभ्यता में कौन सी लिपि का विकास हुआ था? तो कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। इसे वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। उन्होंने यानी कि जो इस लिपि में लिखा जाता था तो कैसे लिखा जाता था? तो तेज नोक वाली वस्तुओं से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। उन्होंने ही समय मापने के लिए सर्वप्रथम 60 अंकों की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का भी प्रयोग किया। वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री अंश का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही किया था। उसके बाद है बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ। निपुर इसका प्रमुख नगर था। बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्बुराबी 2124 ईसा पूर्व से 2081 ईसा पूर्व था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2124 ईसा पूर्व से लेकर 2081 ईसा पूर्व था, जो एमोराइट राजवंश का था। यह किस राजवंश का था? तो एमोराइट राजवंश का था। हम्बुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता है। हम्बुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह कराया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा विश्व का प्रथम शासक था जिसने कानूनों का संग्रह कराया था? तो हम्बुराबी। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग बहुदेववादी थे। यहाँ के जो लोग थे वह कैसे थे? तो बहुदेववादी थे। मारडुंग सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। यहाँ के जो सबसे बड़े देवता थे कौन थे? मारडुंग थे। उसके बाद है चीन की सभ्यता। हांगो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र विश्व के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। हांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। हांगो नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे पीली नदी भी कहते हैं। इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन का ही देन है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि कागज एवं छपाई का आविष्कार किसका देन है? तो चीन का देन है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने ही किया था। दिशासूचक यंत्र का आविष्कार चीन में हुआ। हांगटी लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी हांगटी की पत्नी कौन थी? लीजू ने सबसे पहले पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालना सिखाया था। यानी कि हांगटी की जो पत्नी थी लीजू, उसने पहल चीन के लोगों को रेशम के कीड़ों को पालना सिखाया था। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। सी हांगटी लगभग 247 ईसा पूर्व ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। किस वंश के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है? तो चीन वंश के नाम पर। यहाँ के राजा को वांग कहा जाता था। चीन के राजा को क्या कहा जाता था? तो वांग कहा जाता था। चीन में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ। इनमें से सबसे प्रमुख दार्शनिक कन्फ्यूशियस 551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था, जिसे कुंगजू या ऋषि कुंग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में ही 240 ईस्वी में देखा गया था। पुच्छल तारा सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो चीन में देखा गया था। और यह कब देखा गया था? तो 240 ईस्वी में देखा गया था। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ हुआ। उसके बाद है यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। क्रीट की राजधानी नासोस थी। क्रीट की राजधानी कहाँ थी? तो नासोस थी। 1200 ईसा पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहां अपना प्रभुत्व जमा लिया। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? तो हेल्स भी कहा जाता था। इसलिए उसकी पुरानी सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कहलाती है। यूनान की पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो हेलेनिक सभ्यता कहलाती है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। विभिन्न नगरों राज्यों में स्पार्टा
स्पार्टा और एथेंस। एथेंस अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। स्पार्टा कैसा राज्य था? तो सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ। एथेंस में 600 ईसा पूर्व में ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल प्रयोग हुए। 490 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। फलतः दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया जो 448 ईसा पूर्व तक चलता रहा। पेरिक्लोज 469 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था, जिस युग में महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड तथा ओडिसी की रचना की। उसे होमर युग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो होमर युग कहा जाता है। सिकंदरकालीन युग को हेलिनिस्टिक युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? तो हेलिनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मेसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? तो यह फिलिप का पुत्र था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। अगला है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के विघटन के बाद हुआ। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। यह किस सभ्यता से प्रभावित था? तो यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था जो इटली में स्थित है। इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित करने का श्रेय एटस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो एटस्कन नामक एक अनार्य जाति को। रोम एवं कार्थेज के बीच जो 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक के एक शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। इसी बीच 3 भीषण युद्ध हुए। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इससे युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम की विजय हुई। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। जूलियस सीजर जो था वह रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। अगस्टस का कार्यकाल यानी कि अगस्टस का शासनकाल 31 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईसा पूर्व तक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल माना जाता है। रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो अगस्टस का जो काल था। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोमन सभ्यता की ही देन है। रोमन दर्शन एवं धर्म ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम का ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप को राजनीति का संचालक बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन की महत्ता उसके विस्तृत प्रभाव से स्पष्ट परिलक्षित होती है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा का ही देन है। यहाँ से हम लोग का सभ्यता टॉपिक समाप्त होता है और ये पुनर्जागरण टॉपिक शुरू होता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज अपना लेना। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज को अपना लेना। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के शहर फ्लोरेंस से हुआ। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इटली के शहर फ्लोरेंस से हुआ। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध कवि दांते ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो दांते ने। उनकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग एवं नरक के काल्पनिक का वर्णन किया गया है। पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ हुआ क्योंकि इटली मध्य में पड़ता था, जिस कारण उसे अत्यधिक व्यापारिक लाभ हुआ। अतः वहाँ के लोग धनी हो गए और उनके यहाँ विज्ञान तथा कला का क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार। कुस्तुनतुनिया बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी जो ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र था। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने अधिकार कर लिया। अतः कुस्तुनतुनिया के विद्वान लोग अपनी कला, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि को बचाने के लिए इटली में ही शरण ले लिए, जिससे इटली के लोगों का नए विचारों से परिचित हुए। यूरोप में पुनर्जागरण का क्या कारण थे? मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हो गया, जिससे
जिसमें ईसाई पराजित हो गए। अतः वे शरण लेने के लिए नई नई जगहों की खोज करने लगे, जिनसे उनके विचारों में सुधार आया और उन्हें नए विचार मिले। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार होने के कारण यूरोपीय लोग शरण लेने के लिए नए नए जगहों की खोज करने लगे। यूरोप में कई वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए, जैसे दिशा सूचक यंत्र, कंपास इत्यादि को बनाया गया। यूरोप में छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई, जिससे विचारों को फैलाने में आसानी हुई। पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी, उसको भी देख लेते हैं लोग धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, दर्शन, भूगोल जैसे विषयों को पढ़ने पर ध्यान दिए। लोग परलोकवाद तथा मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान देने लगे। अंधविश्वास तथा रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास उठ गया। पुनर्जागरण के बाद लोग किसी के विचारों पर तर्क वितर्क करते थे। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसकी है, तो दांते की। पेट्रार्क ने कैवेलियर टेलर्स नामक पुस्तक लिखी। मैकियावेली ने द प्रिंस और आर्ट वार नामक पुस्तक लिखी। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है, तो द प्रिंस और उसके बाद है आर्ट वार। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसी पुस्तक लिखा। बुकेसिया ने डेकामरान कहानी लिखी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। सेंट पीटर गिरजाघर रोम में, यानी कि सेंट पीटर गिरजाघर रोम में स्थापना हुआ। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में इसकी स्थापना हुआ। सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस में बना। जैसे गिरजाघरों का निर्माण पुनर्जागरण के समय हुआ था। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। राफेल ने मेडोना नामक चित्रकारी बनाई तथा लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक चित्रकारी बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, द लियोनार्डो विंची का जो चित्रकारी था मोनालिसा का और यह द लास्ट सफ़र है, उससे ये दोनों चित्रकारी इंपॉर्टेंट है। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसको चित्रकला का जनक माना जाता है, तो जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। टॉलमी के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किंतु पुनर्जागरण के बाद इसके विचारों को काट दिया गया। पुनर्जागरण के बाद यह विचार काट दिया गया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और उस विचार को काटने के बाद कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कोपरनिकस, ये कहाँ के थे, तो पोलैंड के थे। कोपरनिकस कहाँ के थे, तो पोलैंड के। इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है, तो यह स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके बाद इसी तथ्य पर केपलर ने यह सिद्धांत दिया। यह जर्मनी के थे। केपलर कहाँ के थे, तो जर्मनी के। इन्होंने ग्रहों के गति संबंधित नियम दिया। उसके बाद न्यूटन, ये भी जर्मनी के थे। न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। गैलीलियो ये इटली के थे। इन्होंने दूरबीन बनाया। मार्को पोलो ये भी इटली के थे। इन्होंने कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र कंपास बनाया। रोजर मेकर ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया, तो रोजर मेकर ने। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा, तो उसको देखते हैं लोग। पुनर्जागरण के बाद मान्यता में कमी आई। पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, तो मान्यता में कमी आई। लोग नए जगहों की खोज करने लगे, जिस कारण नए नए उपनिवेश बनने लगे। इस्लाम धर्म पिछड़ने लगा। पुनर्जागरण के प्रभाव यह हुआ कि इस्लाम धर्म पिछड़ने लगा और ईसाई धर्म आगे बढ़ने लगा। उसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। धर्म सुधार आंदोलन का कोई तात्कालिक कारण नहीं था। यह जो आंदोलन शुरू हुआ था, इसका कोई कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन था। यह किससे धर्म के बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन था, तो ईसाई धर्म के विरुद्ध। ईसाई धर्म में कैथोलिक पोप के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाया और 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट नामक एक ईसाई धर्म की एक नई शाखा बना दी। मार्टिन लूथर किंग के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन सफल रहा। यह जो आंदोलन था, मार्टिन लूथर किंग के कारण ही यह सफल रहा। धर्म सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, उसको भी देखते हैं लोग। चर्च के प्रभाव में कमी आई। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों में भी कमी आई। पोप की शक्ति में भी कमी आई। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई।
धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा की शक्ति बढ़ गया, चर्च की बुराई में कमी आई, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। किस धर्म का उदय हुआ? यह ईसाई धर्म का एक के शाखा है, प्रोटेस्टेंट। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे नए नए उद्योग धंधे लगने लगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे? इंग्लैंड के पहला कारण देखते हैं लोग। इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक थे, जहाँ से इंग्लैंड को लोहा, कोयला इत्यादि आसानी से मिल जाता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेता था। तीसरा कारण है, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए, जिससे उद्योग को फ्लाइंग शटल, जैसे कि फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी नामक यंत्र ने सूत काटना, धागा बनाने का कार्य आसान कर दिया। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसका व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिस कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड को बाजार के रूप में इसके अपने ही उपनिवेश थे। उपरोक्त कारणों से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड को विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। इंग्लैंड को उस समय क्या कहा जाता था? तो विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े? तो कच्चा माल, सस्ता श्रम तथा बाजार के लिए यूरोपीय में नए नए उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, नए नए यंत्र बनाने की भी होड़ शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्र, यानी कि औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से यंत्र बनाए गए थे, उसको भी एक नज़र देखते हैं लोग। सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल यंत्र की खोज की गई। फ्लाइंग शटल, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लाइंग शटल का उपयोग किस काम में के लिए किया जाता है? सूत काटने के लिए, सूत बुनने के लिए, तो इसका सही हो जाएगा सूत काटने के लिए। सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल यंत्र की खोज, स्पिन जेनी, बाहर क्रेन आदि जैसे यंत्र की खोज हुई। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन तथा सिलाई मशीन की भी खोज हुई। औद्योगिक क्रांति के लाभ, लोगों की जीवन शैली तथा उत्पादन में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के हानि क्या कहते? समाज का नैतिक पतन हुआ, छोटे किसानों का भी अंत हो गया, गृह व्यावसायिक कुटीर उद्योग का भी अंत हो गया, समाज दो वर्गों में बट गया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज दो वर्गों में बट गया। पहला वर्ग था पूंजीपति और दूसरा वर्ग था श्रमिक। औद्योगिक क्रांति का प्रसार, औद्योगिक क्रांति का विस्तार जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए होते हुए पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ था, किस उद्योग को हुआ था? तो कपड़ा उद्योग को। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी था, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी में हमेशा विवाद होता रहता था और यही विवाद प्रथम विश्व युद्ध का भी रूप ले लिया। अगला टॉपिक है इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा हास्यवत पौने क्रांति के नाम से जानते हैं। हास्यवत पौने क्रांति के नाम से जानते हैं क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं बहा था। इंग्लैंड की क्रांति को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति और हास्यवत पौने क्रांति के नाम से जाना जाता है। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम ने सलाहकारों का एक परिषद यानी कि मंत्री परिषद का गठन किया, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा गया। 1215 में राजा जॉन के नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों यानी कि बैरम ने एक घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा तैयार किया और उसे राजा से जबरदस्ती स्वीकार करा लिया। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार परिषद के अनुसार ही कार्य करना था। 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूडर वंश का शासन रहा। इस वंश का शासन अत्यंत निरंकुश था। इस वंश के शासकों ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा को भूल गई। 1603 से 1714 ईस्वी तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इस वंश के पहले शासक जेम्स प्रथम
1603 से 1625 इनका शासनकाल 1603 से 1625 तक रहा था। जेम्स प्रथम के समय राजा एवं संसद के बीच विवाद होने लगा क्योंकि इस अवधि में पुनर्जागरण हो चुका था। जनता तथा राजा के बीच विद्रोह बढ़ता गया। जनता राजा के निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम राजा बना और चार्ल्स प्रथम का शासनकाल 1625 से लेकर 1649 तक रहा था। चार्ल्स के समय जनता खुल के विद्रोह करने लगी क्योंकि चार्ल्स प्रथम नया नया कर लगाता था। जनता तथा राजा के बीच का विद्रोह गृह युद्ध का रूप लेने लगा। इंग्लैंड के इस गृह युद्ध में दो गुट बन गए। पहला गुट बना पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में गए जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। पादरी जमींदार और राजा जिस गुट में थे उसे क्या कहा जाता था, तो कैवेलियर कहा जाता था। जनता व्यापारी तथा संसद एक गुट में गए जिसे राउंड हेड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व क्रॉमवेल कर रहा था। जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्रॉमवेल कर रहा था। और इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दिया। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा क्रॉमवेल को बनाया गया। प्रारंभ में क्रॉमवेल संसद के अनुसार कार्य कर रहा था किंतु धीरे धीरे क्रॉमवेल भी निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही क्रॉमवेल के शासन से उब गई और क्रॉमवेल प्यूरिटन धर्म को मानता था और वह जनता पर जबरदस्ती इसी धर्म को थोपने लगा। अतः जनता क्रॉमवेल को हटाकर चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दिया। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे शासन करता था किंतु वह धीरे धीरे निरंकुश होने लगा। चार्ल्स द्वितीय के मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय के शासक बनते ही वह निरंकुश हो गया और वह अपनी विद्रोहियों का दमन करने लगा। इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा जेम्स की पुत्री मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिया। हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करने पर इंग्लैंड की जनता ने उनका स्वागत किया। जेम्स द्वितीय विलियम ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इस प्रकार 1688 ईस्वी में बिना रक्त बहाए इंग्लैंड की क्रांति सफल हो गई। इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव राजा तथा संसद के बीच विवाद को समाप्त किया गया। राजा को औपचारिक प्रधान बनाया गया और राजा तथा संसद के अधिकारों को निर्धारित भी किया गया। अधिकार घोषणा पत्र 1689 ईस्वी। अधिकार घोषणा पत्र 1689 ईस्वी। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता है और ना ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता है। राजा बिना संसद के अनुमति नया कर नहीं लगा सकता है। वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में होगी। वित्त तथा सेना किसके नियंत्रण में होगी, संसद के नियंत्रण में होगी। इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। इंग्लैंड की जो क्रांति थी वह विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा तथा संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष था। उसके बाद है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था। इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश से बनाया था। इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसे लाभ हो तथा अमेरिका को हानि हो। इसी समय दो घटनाएं हुई। इसी समय कितनी घटनाएं हुई थी, तो दो घटनाएं हुई थी। पहली घटना का नाम था स्टाम्प एक्ट और दूसरा बोस्टन चाय पार्टी। स्टाम्प एक्ट 1765। स्टाम्प एक्ट की घटना कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी। इसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट यानी कि संसद में यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं थे। अतः उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। नो टैक्स विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है बोस्टन चाय पार्टी की घटना यह 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1773 को। इंग्लैंड ने अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक कर लगाया था। जब चाय से भरा जहाज यूएसए के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चाय से भरे बोरियों को समुद्र में फेंक दिया, जिस कारण इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोली चला दिया। इस हत्या को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। इसे हत्या को क्या कहा जाता है, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता
का संदेश तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन जैसे प्रमुख कवियों ने फैला दिया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने खुद को कब स्वतंत्र घोषित किया, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था। यह युद्ध 1783 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध कब तक चला था, तो 1783 तक। इस युद्ध की समाप्ति 1783 के पेरिस समझौते के तहत समाप्त हुआ। इस समझौते के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रिमार्क के देखते हैं लोग, रिमार्क क्या है। अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित किया था, किंतु इंग्लैंड ने उसे 1783 में स्वतंत्र कर दिया। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को। अमेरिका का संविधान 1789 को बनकर तैयार हुआ। अमेरिका के क्रांति से प्रभावित होकर 1789 में फ्रांस की क्रांति की भी शुरुआत हुई। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया, तो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में 2 प्रमुख समस्याएं थी। पहला था रंगभेद और दूसरा था दास प्रथा। अमेरिका में काले तथा गोरे लोगों के बीच रंगभेद की लड़ाई थी। इस रंगभेद को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया। इन्हें ब्लैक गांधी तथा काला गांधी कहा जाता है। किन्हें ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अमेरिका में किसकी खरीद बिक्री होती थी, तो दासों की खरीद बिक्री होती थी। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है, यही लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अगला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। अगला टॉपिक का नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा यूएसए की क्रांति से मिली। फ्रांस का राजा निरंकुश था और वह फिजूल खर्च अत्यधिक करता था। राजा जनता पर नए नए कर लगाने लगा, जिससे जनता विद्रोह कर दी। फ्रांस का राजा इतना निरंकुश था कि एक बार जब वह राजा लुईस 16वीं तथा उनकी पत्नी अंतवानेत जब रथ यात्रा पर निकले थे, तो भूखी जनता रोटी रोटी कहकर भीख मांग रही थी। तो रानी ने कहा कि रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। राजा के इस व्यवहार से जनता विद्रोह करने लगी। राजा ने विद्रोहियों को पकड़कर वास्टिल नामक जेल में डाल दिया। फ्रांस की जनता का विद्रोह उग्र होता गया और यह विद्रोह रक्तपात का रूप ले लिया। इस रक्तपात की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को वास्टिल दुर्ग जेल, यानी कि जो वास्टिल दुर्ग था, जेल के पतन से प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 के वाटरलू के युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। किस युद्ध में यह समाप्त हुआ था, तो वाटरलू के युद्ध में समाप्त हुआ था। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है। वाटरलू का मैदान कहाँ है, तो बेल्जियम में। इसी कारण बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। रूसो की रचना का नाम क्या है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विधि की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने। स्टेट जनरल की शुरुआत 8 मई 1789 को हुई थी। इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति का श्री गणेश हुआ। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक अन्य नाम लिट्स कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो लिट्स कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप में हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे से वकील थे। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की थी। अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच ट्राफल्गर का युद्ध हुआ। फ्रांस से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1805 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। फ्रांस के क्रांति के कारण राजा का निरंकुश होना, असमान तथा अनिश्चित कानून, पादरी तथा सामंत को कर से मुक्त कर रखना, राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना, इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होना, संसद में जनता का बात ना सुना जाना, ये सब फ्रांस की क्रांति के कारण थे।
फ्रांस की समाज 3 भागों में बांटा था। फ्रांस की समाज कितने भागों में बांटा था? तो 3, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता था? तो स्टेट जनरल। स्टेट जनरल में 3 सदन थे। स्टेट जनरल में कितने सदन थे? तो 3 सदन थे। पहला एक सदन पादरी का, जिसमें कुल 308 सदस्य थे। जो पादरी का सदन था उसमें कितने सदस्य थे? तो 308। दूसरा सदन था कुलीन वर्ग का, जिसमें 285 सदस्य थे। तीसरा सदन सामान्य जनता का था, जिसमें 621 सदस्य थे। जनता का सदन स्टेट जनरल में बाईं तरफ, और वे लोग सरकार का विरोध करते रहते थे। अतः तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई कि जो दल सरकार का विरोध करती है उसे लेफ्ट कहते हैं। 1789 में राजा ने एक नया कर लाया जो सिर्फ साधारण जनता पर लगाने का प्रस्ताव था। अतः तृतीय सदन जनसाधारण ने इस कर का विरोध किया, जिस कारण राजा लुई 16वां ने तृतीय सदन को भंग कर दिया। टेनिस कोर्ट शपथ। जैसे ही राजा ने तृतीय सदन को भंग किया तो तृतीय सदन के लोगों ने टेनिस कोर्ट के मैदान में आकर शपथ लिया कि वे राजा लुई 16वां के शासन का अंत कर देंगे। वास्टिल दुर्ग का पतन। राजा अपने विद्रोहियों को वास्टिल दुर्ग नामक जेल में डाल दिया। जनता ने वास्टिल दुर्ग को 14 जुलाई 1789 को नष्ट कर दिया और कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। नोट में क्या कर रहा है कि 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। चुड़ैलों का धावा। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस को 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय के महल की ओर कूच की। इसी घटना को चुड़ैलों का धावा कहते हैं। फ्रांस की क्रांति 2 भागों में बटे थे। फ्रांस की क्रांति कितने भागों में बटी थी? तो 2 भागों में। जैकोबियन यह बहुसंख्यक थे तथा हिंसक थे। जिरोदिस्ट यह अल्पसंख्यक तथा अहिंसक थे। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता। फ्रांस की क्रांति को रूसो, मोंटेस्क्यू तथा वाल्टेयर नामक दार्शनिकों ने बढ़ावा दिया। फ्रांस की क्रांति को कौन कौन से दार्शनिक ने बढ़ावा दिया था? तो रूसो और मोंटेस्क्यू तथा वाल्टेयर ने। अब है इटली का एकीकरण। इटली का अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। वह इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इटली 13 खंडों में बटा था। इटली कितने खंडों में बटा था? तो 13 खंडों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे पहले सीनिया राज्य आगे आया। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनीन को माना जाता है। जोसेफ जनों ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दी जाए। काउंट डी कैवोर ने 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में भाग ले लिया और इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। काउंट डी कैवोर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट डी कैवोर को। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को। इसने एक विशेष प्रकार की सेना का गठन किया जिसे लाल कुटी सेना कहा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। लेडी विद द लैंप कहा जाता था। अगला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है। इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी, जबकि फ्रांस से जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार किए हुए था। अतः फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण करके किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कौन था? तो यह प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। नोट में देखते हैं लोग, नोट क्या कह रहा है कि प्रसा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य किसी देश ने बनाया था, तो प्रसा। 1848 ईस्वी में जर्मनी में संविधान का निर्माण का गठन हुआ। 1848 ईस्वी में जर्मनी में संविधान का निर्माण का गठन हुआ।
जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? तो बीमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच 1886 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना लिया गया। प्रसा तथा फ्रांस के बीच एकीकरण के लिए 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहां के शासक यानी कि चांसलर का राज्याभिषेक पेरिस के वर्साय के महल में किया। अगला टॉपिक है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 2 चरणों में हुई। 1904 से 5 के युद्ध में जब रूस जापान से हार गया तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार निरंकुश शासक था। 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक संघ राजमहल के सामने अपनी समस्या को लेकर पहुंचा, जिस पर राजा ने गोली चला दी। इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? तो खूनी रविवार कहा जाता है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस की क्रांति को कौन से क्रांति नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस की क्रांति एक साम्यवादी क्रांति थी। रूस में साम्यवाद की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। कालांतर में वैचारिक मतभेदों के आधार पर यह 2 भागों यानी कि बोल्शेविक तथा मेंशेविक में बट गया। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। इसके नेताओं में लेनिन सर्वप्रमुख थे। अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। इसका प्रमुख नेता करेंसकी था। इसका प्रमुख नेता कौन था? करेंसकी। रूस की क्रांति का सबसे बड़ा नायक लेनिन तथा ट्रोट्स्की था। रूस की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने भी समर्थन किया। लेनिन ने चेको सेना का गठन किया। चेको सेना का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने। जबकि ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की रूस में अस्थायी प्रगति का समर्थक था। ट्रोट्स्की जो था वो रूस में अस्थायी प्रगति का समर्थक था। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों को एक संघ का निर्माण किया। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक संघ का निर्माण किया। इस संघ को सोवियत संघ नाम दिया गया। लेनिन रूस के शाही व्यवस्था यानी कि जार व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। उसने क्रांति के माध्यम से रूस के जार निकोलस द्वितीय के सत्ता का अंत कर दिया। लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो गई। हालांकि रूस की क्रांति 1917 में ही सफल हो गई। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्टालिन को। अब है अगला टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे लोग। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। एक भाग का नाम था मित्र राष्ट्र तथा दूसरे का नाम धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा अमेरिका था। इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की तथा हंगरी थे। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इटली के बाद धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों की तरफ जा मिला। इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों में जा मिला। मित्र राष्ट्रों ने इटली को लालच दिया कि वे युद्ध समाप्ति के बाद इटली को कुछ भूमि देंगे, किंतु उन्होंने इटली को कुछ भी नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की 28 जुलाई 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या थी। प्रथम विश्व यानी कि इसमें पहली बार कुल 37 देशों में भाग लिया था। पूरा विश्व इसमें भाग नहीं लिया, किंतु इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। अतः इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को जर्मनी द्वारा रूस के आक्रमण से हुआ। जर्मनी और फ्रांस 3 अगस्त को युद्ध कर लिए। जर्मनी ने 8 अगस्त को इंग्लैंड पर हमला कर दिया। 26 अप्रैल 1915 को इटली इस युद्ध में प्रवेश किया। इस युद्ध में सबसे अंत में 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने प्रवेश किया, क्योंकि अमेरिका के जलयान को जर्मनी ने डुबो दिया।
वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, जून 1919 में। यह संधि फ्रांस की पेरिस में स्थित वर्साई के महल में हुआ। यह संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त क्या थी? तो जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक के नहीं हो सकती है। दूसरी शर्त थी जर्मनी कभी भी घातक हथियार नहीं रख सकता है। तीसरी शर्त थी जर्मनी को युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च का वहन करना पड़ेगा। उसके बाद चौथी शर्त थी जर्मनी का राइनलैंड यानी कि रूर घाटी जैसे कोयला क्षेत्र को फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दे दिया गया। यह संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विशाल वृक्ष के बीज का समान कार्य किया। इस युद्ध के उपरांत विश्व में शांति स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। तुर्की गणराज्य। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह एशिया तथा यूरोप दोनों में पड़ता है। यह एक मुस्लिम देश है। यह कैसा देश है? तो तुर्की मुस्लिम देश है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स के संधि द्वारा तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस संधि का मुस्तफा कमाल पाशा ने विद्रोह किया, यानी कि विरोध किया। इस संधि के खिलाफ भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया, अर्थात अब तुर्की में राजा ना होकर चुनाव के द्वारा राष्ट्र प्रमुख की व्यवस्था की गई। अप्रैल 1924 को तुर्की ने अपना संविधान बनाया और मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बनाया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपति यानी कि आतातुर्क कहा जाता है। इटली में फांसीवाद यानी कि फासिज्म शब्द इतालवी मूल का है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों के लिए किया गया था। फांसीवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक रूप था। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता है, जो शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचायक है। फांसीवादी पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। इटली में फांसीवादी का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी ने फांसीवाद की शुरुआत इटली के मिलान शहर से किया। मुसोलिनी के पुत्र का नाम डोमिटो मुसोलिनी था। उसे ड्यूस कहकर बुलाया जाता था। उसे क्या कहकर बुलाया जाता था? तो ड्यूस कहकर। मुसोलिनो अपने सेना अधिकारियों को डियाज कहकर बुलाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था। मुसोलिनी का कहना था कि विश्व शांति कायरो का सपना है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ा वह एक बाज महिला के समान है। फांसीवाद के मानने वाले लोग जाति के उच्चतर में विश्वास रखते हैं। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को कैद कर फांसी दे दी गई। इस प्रकार इटली में फांसीवाद का अंत हो गया। अगला है जर्मनी का नाजीवाद। नाजीवाद फांसीवाद का जर्मन रूप है। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से निकला है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता था। जर्मनी के नाजीवाद का जनक एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। इसने नाजी दल की स्थापना 1921 में की थी। 1923 ईस्वी में हिटलर ने म्यूनिख शासक का सत्ता पलट दिया, किंतु असफल रहा, जिस कारण हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखी, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। जर्मनी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। 1932 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री हिटलर बना और तत्पश्चात यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी के लिए एक सुरक्षा परिषद का गठन किया और उसका अध्यक्ष बना। हिटलर ने एक गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ किया जिसे गोस्टापो कहते हैं। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र नेता। हिटलर यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था, अतः इसे फ्यूहर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हिटलर को? तो फ्यूहर कहते हैं।
आर्हेंस ने कहा है कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वो जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। हिटलर ने वर्साई की सारी संधि तोड़ दिया। उसने अपनी सेना का शस्त्रीकरण करने लगा। हिटलर के लड़ाकू जहाज को लुफ्तवाफ कहते हैं। लुफ्तवाफ कहते हैं। हिटलर की पनडुब्बी को यू बॉटम कहते थे। पनडुब्बियों में पेट्रोल भरने वाली छोटी जहाज को मिग-काऊ कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना में चारों ओर से घिर गया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जर्मनी में नाजीवाद का अंत हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला। इस युद्ध में कुल 62 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का अपमान था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। इस युद्ध में 61 देश दो गुटों में बटे थे, मित्र तथा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली तथा जापान थे। जापान तथा चीन के बीच मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार के लिए युद्ध हो गया। अतः चीन जापान के विरुद्ध रूप से चीन मित्र राष्ट्र के साथ था। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक केंद्र को तबाह यानी कि ध्वस्त कर दिया, जिस कारण अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम से बना लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर पोलोनियम से बना फैटमैन नामक परमाणु बम गिरा दिया। इस युद्ध में जर्मनी ने रूस से यह संधि किया था कि वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे, किंतु जर्मनी ने इस संधि को तोड़कर रूस पर आक्रमण कर दिया। किंतु जर्मनी की अधिकतर सेना ठंड से मर गई। दूसरी तरफ जर्मनी की नौसेना डेनमार्क इत्यादि पर हमला करने के दौरान नष्ट हो गई। इंग्लैंड की शाही वायुसेना RAF रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी के संधि से अधिक विमानों को मार दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी ने किस पर अधिकार कर लिया था? तो फ्रांस पर। इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घूमने के लिए फ्रांस के नॉर्मंडी नामक स्थान पर प्रवेश की, जबकि इंग्लैंड की सेना बर्लिन यानी कि जर्मनी पहुंचती उससे पहले ही रूस की सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी और हिटलर आत्महत्या कर चुका था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ा कर दी गई जिसे बर्लिन की दीवार कही गई। अब जर्मनी 2 भागों में बट गया था। पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया जो साम्यवादी था, सब कुछ सरकारी। साम्यवादी का अर्थ क्या होता है? सब कुछ सरकारी। दूसरा था कम्युनिस्ट, जबकि पश्चिमी जर्मनी पर इंग्लैंड तथा यूएसए का प्रभाव पड़ गया। पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद था। पश्चिमी जर्मनी कैसा था? तो पूंजीवाद था। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हो गया। नोट: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। रोमेल को क्या कहा जाता था? तो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा जापान के सम्राट हिरोहितो थे। जापान के सम्राट कौन थे? हिरोहितो थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना था। अब है शीत युद्ध। अगला टॉपिक है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से 1991 तक के शीत युद्ध यानी कि बातचीत चला, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध अमेरिका तथा रूस के बीच हो रहा था। यह युद्ध किसके बीच हो रहा था? तो अमेरिका और रूस के बीच हो रहा था। उस समय रूस 15 देशों का एक संघ था। उस समय 15 देशों का संघ एक रूस था जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। चीन की क्रांति। यह 1911 में प्रारंभ हुई। इस क्रांति के नायक के डॉक्टर sun yat-sen थे। इन्होंने चीन के मंचू वंश के शासन को उखाड़ फेंका। sun yat-sen 1912 में
कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अलग हो गए, जिस कारण 1928 में चीन में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट का नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहा था। माओ त्से तुंग एक कट्टर कम्युनिस्ट नेता था। कम्युनिस्टों के दमन के लिए चांग काइसेक ने साम्यवादी कमांड ब्लू शर्ट आर्मी का गठन किया, किंतु यह कम्युनिस्टों को हरा नहीं सका और चीन के रिजर्व बैंक का सोना लेकर वह फार्मोसा द्वीप पर भाग गया। फार्मोसा द्वीप का वर्तमान नाम ताइवान है। फार्मोसा द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? ताइवान है। वर्तमान समय में चीन ताइवान को एक देश की मान्यता नहीं देता है। 1 अक्टूबर 1949 को चीन को गणराज्य घोषित कर दिया गया। चीन गणराज्य का पहला अध्यक्ष माओ त्से तुंग को बनाया गया। माओ त्से तुंग ने बोला था कि सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। माओ त्से तुंग का कहना था कि जहां अधिक लोग रहेंगे वहां अधिक तरह के विचार भी आएंगे। चीन ने देंग श्याओपेंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाया, अर्थात चीन ने देश को पूरे विश्व में व्यापार के लिए खोल दिया। ऐसा करने वाला यह पहला कम्युनिस्ट देश था। यहाँ से हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक के समाप्त होता है। जो खान सर का जो हिस्ट्री बुक आता है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है, वह बुक समाप्त हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, पुस्तक के नाम। पुस्तक और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं, तो उसको भी देख ही लेते हैं लोग। प्राचीन काल में पुस्तकों के निर्माण को देखते हैं लोग। प्राचीन काल में तो रामायण के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? रामायण के तो वाल्मीकि जी। महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। भगवत गीता वेद व्यास ने ही लिखा है। इंडिका ग्रंथ मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका को किसने लिखा है? इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। मृगकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन की पुस्तक है। कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की पुस्तक है। कथा सरित सागर सोमदेव की पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। गार्गी संहिता को किसने लिखा है? गर्ग मुनि ने। दिव्यावदान किसकी पुस्तक है? तो सोमेंद्र की। महाभिभा सूत्र वसुमित्र की पुस्तक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की पुस्तक है। माध्यमिक सूत्र नागा अर्जुन की पुस्तक है। कृष्ण चरित्र समुद्रगुप्त की पुस्तक है। सुसूत्र संहिता सुसूत्र ने लिखा है। पंच सिद्धांतिका वरामिहिर विरह संहिता ने लिखा है। हर्षचरित्र कादम्बरी, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो बाणभट्ट की। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली हर्षवर्धन की पुस्तक है। ऋतु संहार कुमार संभवम मालिका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम, ये कालिदास की पुस्तक है। ये जितनी पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहार कुमार संभवम मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम, ये कालिदास की पुस्तक है। तोल्कापियर की पुस्तक है। शिलप्पादिकारम इलांगे अदिंगल की पुस्तक है। मणिमेखले शीतले सतनार की पुस्तक है। जीवक चिंतामणि तिरुक देवर की पुस्तक है। कुरुल किसकी पुस्तक है? तो कुरुल तिरुवल्लुवर की पुस्तक है। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम की पुस्तक है। किरातुर्जुनियम भारवी की पुस्तक है। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की पुस्तक है। कवि राजमार्ग किसकी पुस्तक है? अमोघ वर्ष की। उसके बाद है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा विक्रमांक देवचरित्र, ये बिलहन की पुस्तक है। दायभाग्य जोमुत वाहन की पुस्तक है। राजतरंगिणी कलहन की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पुस्तक है। सरित सागर ललित विग्रह, यह सोमदेव की पुस्तक है। सूरसागर सूरदास की पुस्तक है। स्वप्न वासदासता भास की पुस्तक है। चरक संहिता चरक की पुस्तक है। मनु स्मृति किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? तो डांडी ने लिखा है। बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। अमर कोश किसने लिखा है? अमर सिंह ने लिखा है। नीति शतक श्रृंगार शतक भर्तृहरि ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। मालती माधव उत्तर रामचरित्र भवभूति ने लिखा है। सत्य हसारिका सूत्र नागार्जुन ने लिखा है। सौंदर्य नंद किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की पुस्तक है। महाभिभाषास्त्र वसुमित्र की पुस्तक है।
नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? नाट्यशास्त्र को तो भरत मुनि ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक है। कर्पूरी मंजरी राजशेखर की पुस्तक है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। नौ सहसांक चरित्र पद्मगुप्त ने लिखा है। शब्दानुशासन राजभोज ने लिखा है। नैषध चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है। नैषध चरित्र को किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने। कुमारपाल चरित्र को हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। रासमाल को सोमेश्वर ने लिखा है। रासमाल को किसने लिखा है? सोमेश्वर। गोडवाहों को वाकपति ने लिखा है। उसके बाद है मध्यकाल की पुस्तक को देखते हैं लोग। मध्यकाल में रामायणी शब्द साकी कबीरदास की पुस्तक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी की पुस्तक है। तारिक उल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। तबकात नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की। किताबुल रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता अरबी भाषा यह पुस्तक किसमें है? तो अरबी भाषा में। किताबुल यामनी उतबी की पुस्तक है। खजायन उल फुतू अमीर खुसरू की पुस्तक है। फतवा-ए जहानदारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तुजू के बाबरी यानी बाबरनामा बाबर की पुस्तक है, जो बाबर तुर्की भाषा में लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है। तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी। तारीख शेरशाही किसने लिखी थी? तो अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी। तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था। तुजू के जहांगीर ने लिखा था। बादशाहनामा काजवीनी ने लिखा था। शाहनामा इनायत खान ने लिखा था। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। मुतखाक उल लुबाब खफी खां की पुस्तक है। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम की पुस्तक है। तुगलक नामा अमीर खुसरो की पुस्तक है। नू शिपहर अमीर खुसरो की पुस्तक है। उसके बाद है आधुनिक काल की पुस्तकों को देख लें लोग। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ महात्मा गांधी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये भी एनी बेसेंट की पुस्तक है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? तो एनी बेसेंट की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। बापू माई मदर मनु बहन गांधी की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। आनंद मठ ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड फादर दुर्गा दास की पुस्तक है। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किसकी पुस्तक है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक के लेपियर की पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस अ नेशनल इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। उसके बाद है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। अवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता की पुस्तक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट बी.डी. सावरकर की पुस्तक है। दी शेपमिहुनी एंड रिवोल्ट आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। द शेपमिहुनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद है तमस भीष्म सैनी की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया। डिवाइड एंड क्विट पेंडरले मून की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सयाल की पुस्तक है। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की पुस्तक का नाम क्या है? सुबह आज़ादी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चित्रगंधा द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर। साधना गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है? चित्रगंधा द कोर्ट डांसर साधना गीतांजलि। ये सब जो पुस्तकें हैं किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अ पैसेज टू इंडिया ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की पुस्तक है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ये पुस्तक भारत की खोज किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की। मालगुडी डेज आर.के. नारायण की पुस्तक है।
इग्नाइटेड माइंड से एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। कमायनी किसकी पुस्तक है? तो जयशंकर प्रसाद की। गोल्डन थ्रेशोल्ड यानी कि यह पोएम है सरोजिनी नायडू की। गबन और गोदाम किसकी पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद की। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू किसने लिखा है? विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू ने। तहजीब उल एसलाक के सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स प्रबुद्ध भारत ते स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। प्रबुद्ध भारत ते किसने लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। हिंदुस्तान टाइम्स से के.एम. पनिक्कर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखा है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। एक्सेस इन इंडिया इकोनॉमिक्स M.G. रनाडे ने लिखा है। इंकलाब पुस्तक के गुलाम हुसैन ने लिखा है।